नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का आपके अपने यूट्यूब फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, एग्ज़ाम फतह की सीरीज पर यह महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। 10 से 15 नंबर जो है आपके कन्फर्म करने वाला वीडियो है। और आज की बात करेंगे साथियों, बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण टॉप 100 प्रश्नों की बात करेंगे। और ये प्रश्न है जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, संभावित प्रश्न है और या आपके एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है। तो ये 100 जो प्रश्न रहेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाले आपके 30 से 40 मिनट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि एक ही वीडियो ऐसा गोल्डन वीडियो जो आपके 10 से 15 नंबर लेकर कंफर्म कर देता हो। तो चलिए इस गोल्डन वीडियो को सभी महत्वपूर्ण 100 प्रश्न आप लोग देखिएगा। और ऑप्शंस नहीं रहेंगे, वन लाइनर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस सेट ही ना ही यह मॉडल पेपर है। ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको देखना है, समझना है कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन्हीं में से 10 से 15 जरूर रिपीट होंगे प्रश्न, इसलिए गोल्डन वीडियो होने वाला है आपके सिलेक्शन की 10 से। तो प्रथम प्रश्न यह दोस्तों, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। तो स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये वुडवर्थ के द्वारा कथन दिया गया था। और आप सभी लोग जानते हैं, किसी कारणवश जब व्यक्ति को इस घटना की याद आती है या उसे याद दिलाई जाती है तो उक्त घटना पुनः उसी रूप उसके चेतन में आ जाती है। और वुडवर्थ का कहना है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। और इसी पर हिलगार्ड के अनुसार या हिलगार्ड का कहना है कि स्मृति यह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत के सीखे गए ज्ञान, अनुभव, कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है। दूसरा है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक सभी लोग जानते हैं, थॉर्नडाइक महोदय की बात करेंगे। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे, एक मुख्य नियम दिया था, दूसरा गौड़ नियम दिया था। मुख्य नियम कितने प्रकार है, 3 प्रकार के होते हैं। गौड़ नियम के प्रकार कितने हैं, 5 प्रकार होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। और थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत में जो है 1898 को प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत द्वारा उन्हें यह पता लगाया कि पशुओं और मानवों को सिखाने में प्रयासों और भूल का विशेष महत्व है। थॉर्नडाइक बहुत से प्रयोग जानवर पर किए जो इस सिद्धांत को साबित करता है। हम बात करेंगे प्रयास एवं भूल के सिद्धांत की बात करेंगे। लिखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है, व्यवहार में परिमार्जन ही लिखने का सर्वाधिक अर्थ होता है या उपयुक्त अर्थ होता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है कि सामाजिक प्रत्याशियों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया, सामाजिक प्रत्याशियों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, हर्लॉक के द्वारा दिया गया था। उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। वह साथियों हम बात करेंगे एबिंगहास की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। आप सभी लोग अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो सृजनशील का पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को क्या रखना चाहिए। जब हम बाल विकास की क्लास कर रहे थे तो ये प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करते होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि सृजनशील के पोषण हेतु अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को क्या रखना चाहिए, कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए। सीखने का सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो सीखने का ऐसा सिद्धांत साथियों जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, तो सीखने का यह सिद्धांत व्यवहारात्मक से जुड़ा हुआ है। किसकी बात करेंगे, व्यवहारात्मक की बात करेंगे। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा माना जाता है। वर्तमान समय में अगर बात करें शिक्षा का उपागम की बात कर रहे हैं, वो भी सबसे उपयुक्त उपागम होता है सृजनवादी उपागम। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो वर्तमान समय में जो शिक्षक की भूमिका होती है वह सुगमकर्ता की होती है। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका किस रूप में होती है, सुगमकर्ता के रूप में होती है। मनुष्य का जीवन आरंभ मूलतः घटित होता है। मनुष्य अर्थात हम और आपकी बात कर रहे हैं।
तो मनुष्य का जीवन जो आरंभ है वह मूलतः किस पर घटित होता है, तो नैतिकता का होना। मनुष्य का जीवन आरंभतः मूल घटित होता है किस पर, बात करेंगे नैतिकता के होना। जब भी नैतिकता के सिद्धांत की बात की जाती है तो किसका नाम आता है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से होता है। तो गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास तथा पैरों के उचित उपयोग से है, वह शक्ति और गति की बात करेंगे। मांसपेशियों के शक्ति और गति तथा पैरों के उचित उपयोग से होता है। किस अवस्था को मिथ्या या परिपक्वता का समय कहा गया है, सभी लोग जानते ही समझते हैं। और इस अवस्था को किसने कहा है ये भी हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सभी लोग जानते हैं बचपन की अवस्था या बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का अवस्था कहा गया है। और इनको जो है इस समय जो रास नहीं आया, जी हाँ, रास महोदय जी हैं, इनको बचपन का समय इनको रास नहीं आता है। बचपन या बाद के बचपन की बात करेंगे अनुसार जो है रास के अनुसार मिथ्या परिपक्वता अवस्था के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में यौवन के लक्षण आमतौर पर दिखाई देने लगते हैं। और इस स्तर पर क्या होता है, बच्चा सोचता है कि वह धीरे धीरे परिपक्वता प्राप्त कर रहा है और बड़े लोगों की तरह व्यवहार करता है। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। देखिए, जो 20वीं शताब्दी चल रही है, अब 21वीं चल रही है, जो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किस लिए कहा जाता है, क्योंकि यह दासियों किसके अनुसार साथियों, क्रो एवं क्रो के द्वारा कहा गया है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है, यह कथन किसका है, आपका फीडबैक है के अर्थात क्रो एवं क्रो की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, सभी को पता होगा। बुद्धि परीक्षण की जन्म भी बात की जाते हैं, अल्फ्रेड बिने की बात कर रहे हैं। और बुद्धि से संबंधित आपको पता है 1 से 2 प्रश्न जरूर आ ही जाता है, तो सारे कंसेप्ट की बात करेंगे जो आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं। तो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता आपके अल्फ्रेड बिने हैं। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1905 ईस्वी में अल्फ्रेड बिने ने साइमन की मदद से फ्रांस में बनाया। ये नोट कर लीजिएगा पॉइंट्स। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1905 ईस्वी में अल्फ्रेड बिने ने साइमन की मदद से फ्रांस में बनाया। दूसरा पॉइंट है, इस बुद्धि परीक्षण में 30 प्रश्न थे जो कि 3 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए उपयुक्त थे। यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था और यह एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था। तो अल्फ्रेड बिने साइमन की मदद से फ्रांस में जो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किया, तो यह कैसा बुद्धि परीक्षण था, एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था और यह व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसके द्वारा कहा गया है। तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, इनको रास के द्वारा कहा गया था, क्योंकि वातावरण इनको रास बहुत आता है, सभी को आता है। अगला प्रश्न है, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना किसका भाग होता है। तो ब्रिजेज के अनुसार जो है उत्तेजना संवेगात्मक विकास का भाग होता है। देखिए, उत्तेजना का संबंध संवेग से बहुत ही जुड़ा हुआ है। तो ब्रिजेज के अनुसार देखा जाए उत्तेजना किसका भाग होगा, तो संवेगात्मक विकास का भाग हो जाएगा। प्रतिबंध अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया मानसिक क्रिया अंतर्निहित होती है। किसकी बात कर रहे हैं, प्रतिबंध अवधारणा प्रतीक संकेत भाषा शारीरिक क्रिया मानसिक क्रिया किसके अंतर्निहित होती हैं, तो विचारात्मक प्रक्रिया के अंतर्निहित होती है। मेरे प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु सभी का कमेंट आना चाहिए जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, भावी अध्यापक अध्यापिका बनना। मैं आपके साथ जयसवाल सर, आप सभी लोग ऑनर हैं इस फैमिली के, यूट्यूब फैमिली के, टीचर्स फैमिली की बात करेंगे। आप सभी लोग फीडबैक करें, शेयर करें, आपका कमेंट सर्वोपरि है। ये क्लास ये वीडियो आपको जैसा भी लगे अंत में ज़रूर बताइएगा। साथियों, छोटा शिशु जो होता है वह खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को लेकर उसके भावों को अलग करके किस भाग को दर्शाता है। तो जो छोटा शिशु होता है खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को लेकर जो है भाव, अपने भाव जो होते हैं किस भाग को दर्शाता है, जिज्ञासा और प्रवृत्ति के भाग को दर्शाता है। अगला है, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध किससे होता है, तो खेल से होता है। देखिए, खेल में क्या होता है, जब भी आप उत्साहवर्धन होते हैं तो अतिरिक्त शक्ति का आद लगता है। अतिरिक्त शक्ति कब आती है, जब भी आप खेल में अतिरिक्त शक्ति का प्रदर्शन करते हैं।
या क्रोध के समय होता है, लेकिन खेल के समय उपयुक्त माना जाता है। तो अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध खेल से होता है। खेल पर आधारित विधि का नाम क्या है? सभी को पता होगा, किंडरगार्टन विधि की बात करेंगे। और इनके प्रवर्तक कौन है, नीचे कमेंट करें। खेल पद्धति आधारित किंडरगार्टन पद्धति है, और किंडरगार्टन पद्धति के प्रवर्तक कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? आप सभी लोग जानते हैं, खेल कूद का मैदान। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो कारक होता है वह होता है खेल कूद का मैदान, क्योंकि आपका बाल मनोविज्ञान का चैप्टर चल रहा है, तो बालक से संबंधित जितने भी आपके सिद्धांत हैं, ठीक है, शिक्षण सूत्र हैं, सारे हम यहाँ पे प्रश्न करेंगे। टॉप 100 में शामिल किया गया है, इसलिए कहते हैं 10 से 15 नंबर कन्फर्म कर देने वाला गोल्डन वीडियो आपके लिए है, और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं। साथियों, किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? यह आपके एग्जाम पर आया हुआ प्रश्न है। तो अधिवक्र जो ग्रंथि है, इसकी क्रियाशीलता का संबंध जो है मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है। ग्रंथ की दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है, वह पीनियल ग्रंथि की बात करेंगे। ग्रंथि का दोषपूर्ण के कारण यानी पीनियल ग्रंथि का जो है लैंगिक विकास का उचित रूप से नहीं हो पाता है। के कारण? ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? सभी को पता है, फ्रोबेल की बात करेंगे। गणित में सूत्र की स्थापना के लिए उपयुक्त विधि कौन सी होती है? सभी को पता होगा, आगमन विधि की बात करेंगे। गणित में सूत्र की स्थापना अगर चाहिए तो पहले हम किसकी बात करेंगे? उदाहरण से नियम की ओर, अर्थात आगमन की विधि की बात करेंगे। देखो, सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? सभी को पता है, देखो, सुनो और बोलो जो है यह, क्योंकि देखेंगे, सुनेंगे और बोलेंगे तो फिर आप मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन विधि पर आधारित हो जाती है। देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, अर्थात आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है, बाद में उदाहरण बताया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, पहले नियम आता है, अर्थात हम बात करेंगे निगमन विधि की, और पहले उदाहरण आता है तो बात करते हैं आगमन विधि की। तो ये कन्फ्यूजन, नियम आए तो निगमन, उदाहरण आए तो आगमन, नोट कर लीजिएगा। उस विधि का नाम बताइए जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है तथा बाद में नियम। सभी को पता है, आगमन विधि की बात करेंगे। अगला प्रश्न साथियों, विशिष्ट से समान की ओर कौन सी विधि होती है? या विशिष्ट से समान शिक्षण की अगर बात करें तो विशिष्ट से समान की ओर जाना यह कहलाता है निगमन विधि, क्योंकि पहले नियम बता देते हैं तो विशिष्ट हो जाता है, फिर उदाहरण बताते हैं तो समान हो जाता है। अगला प्रश्न है, ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि पर पढ़ते हैं? आप सभी लोग पढ़ते होंगे, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिए। देखिए, हम लोग देखते भी हैं, एग्जाम में हमेशा होता है वही प्रश्न जाते हैं, वही प्रश्न हम गलती करके आते हैं, क्योंकि हम पढ़ कर जाते हैं, उसको समझ कर नहीं जाते हैं। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई घटना हो रही हो तो वो घटना ज़रूर याद हो जाएगी, लेकिन आपके प्रश्न जो है समझ नहीं पाते, इसलिए समझ कर पढ़िए, आसानी से पढ़िए। जल्दबाजी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी हमेशा जो है दुर्घटना का नाम लेकर आती है। ज्ञात से अज्ञात की ओर किसी विधि पर पढ़ते हैं तो ज्ञात से अज्ञात की ओर संश्लेषण विधि पर पढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर जो है संश्लेषण विधि पर पढ़ते हैं। एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? सभी को पता होगा, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो एक कक्षा में छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है 1:40 होना चाहिए, अर्थात 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक की बात करेंगे। और इन्वायरमेंट स्टडीज़ नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम हमारा ग्रुप या चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जायसवाल कोचिंग सेंटर। और इन्वायरमेंट भी आपको प्रैक्टिस सेट चल रही क्लासेज, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सारी क्लासेज आपको चल रही, इसलिए अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर इस चैनल के ऑनर बनिए, अपने परिवार का ऑनर बनिए, अपने परिवार का हिस्सा बनिए, टीचर्स फैमिली का हिस्सा बनिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना था साथियों? सभी को पता होगा, आरटी एक्ट की बात करेंगे, 2009 की बात करेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना। इनसे संबंधित पॉइंट्स की बात करेंगे जो एग्जाम पर पूछे जाते हैं। बच्चों के अधिकार को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लोकप्रिय शिक्षा का अधिकार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। अगर प्रश्न आ जाए कि लोकप्रिय शिक्षा अधिकार अधिनियम तो ये भी आपका साथियों शिक्षा अधिकार अधिनियम ही है। 2010 के में जो है
अभाव में था यह। और आरटीए अधिनियम 4 अगस्त 2009 को यह भारत में संसद द्वारा 2 जुलाई 2009 को, और निधन कैबिनेट मंत्रालय की बात करें तो 20 जुलाई की बात करेंगे, जो 2009 को राज्यसभा के अनुमोदन के लिए पारित किया गया। लेकिन यह जो है अप्रैल में 2010 में पूर्ण रूप से यह आया था। तो पारित और पूर्ण रूप से जो है ये दोनों चीज़ों को नोट कर लेना। एक 2009 आता है 4 अगस्त, और अप्रैल 2010, ये 2 तिथि आपको कंठस्थ कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कब एवं किसके द्वारा लिखी गई? देखिए, जब भी शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक की बात करते हैं, थांडाइक महोदय का नाम आ ही जाता है, सभी लोग जानते हैं। और इन्होंने कब किया था? तो यह कब लिखी गई थी? 1903 में। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अगर एग्जाम में पहली पुस्तक तो थांडाइक के द्वारा 1903 में लिखी गई थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? सभी लोग जानते हैं, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू की अगर पूछा जाए तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। मनोविज्ञान का आत्मा का विज्ञान किसने कहा? सभी को पता होगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? अरस्तू की बात कर रहे हैं। मनोविज्ञान का आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? अरस्तू ने कहा है। अगला है, नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? जो भी नए रचनात्मक कार्य होते हैं, क्रिएटिव की बात करेंगे, क्रिएटिव जो वर्क होते हैं, इनको सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? वह है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। क्योंकि जब आप रचनात्मक करते हैं तो आप अंतर्दृष्टि सिद्धांत की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? सभी को पता होगा, स्किनर आपके व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। स्किनर ने विज्ञान के दर्शन का विकसित किया, जिसे कट्टरपंथी व्यवहार कहते हैं, व्यवहारवाद कहते हैं। उन्होंने प्रायोगिक अनुसंधान, मनोविज्ञान, व्यवहार का प्रयोगात्मक विश्लेषण स्कूल की स्थापना की। अगर प्रश्न आ गए कि व्यवहार का प्रयोगात्मक विश्लेषण स्कूल की स्थापना किसने की, तो आपका जवाब स्किनर होना चाहिए। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो सभी को पता होगा, ब्रूनर की बात करेंगे तो संज्ञानात्मक सिद्धांत ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कोहलर आपके संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया? तो सुल्तान नामक चिंपांजी का प्रयोग सभी लोग जानते हैं, किसकी बात करेंगे? कोहलर की बात करेंगे। और एक किस संप्रदाय के हैं? संज्ञानवादी की बात करेंगे। साथियों, खेत में बिजू का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों को भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये भी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की बात करेंगे। खेत में बिजूका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर कार्य करता है। डमरू पर बंदर का नाच किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डमरू पर बंदर का नाचना जो है, ये भी आप साथियों शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का है। तो बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण के क्या होता है? ठीक है, गुणात्मक रूप में होता है। ठीक है, घटाना आ गया, जोड़ आ गया, ठीक है, भाग आया, जोड़ घटाना गुणा भाग, चारों ऑप्शन आ सकते हैं। तो सभी को पता होगा, बालक का जो वंशानुक्रम होता है वह वातावरण के गुणनफल के बराबर होता है। जीवन का सबसे कठिन काल किसे माना गया है? सभी को पता होगा, 12 से लेकर 18 वर्ष तक का जो काल होता है, समय होता है, किशोरावस्था को माना गया है। विकास केवल एक न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत क्या बताता है? तो भैया, जब एक न होकर चारों ओर होता है, एक दो डंडी लेंगे, ठीक है, एक को एक जगह रख के दूसरे को चारों तरफ घुमाएंगे तो हमारा क्या बन जाता है? वृत्त, अर्थात वर्तुलाकार बात करेंगे। तो विकास केवल एक न होकर चारों ओर होता है, अर्थात इस प्रकार जब रखते हैं तो चारों ओर ही घुमाते हैं, तो आपका बात करेंगे वर्तुलाकार की। सभी को पता होगा। अभी तक हम साथियों 45 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं और टोटल यहाँ पे टॉप 100 प्रश्न करने जा रहे हैं। दिवा स्वप्न एवं भाषा के उपकरण की अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है? दिवा स्वप्न भाषा। जब भी हम बाल विकास की क्लास कर रहे थे तो पिछली क्लासेस में हमने इस प्रश्न की भी बात की थी कि दिवा स्वप्न एवं भाषा के उपकरण की जो अवस्था होती है वह किशोरावस्था होती है, अर्थात आप लोगों का 12 से लेकर 18 वर्ष तक की हम अवस्था की बात करेंगे। सभी को पता होगा, हमारे जब बाल्यावस्था की बात करते हैं तो उत्तर बाल्यावस्था का काल 9 से 12 होता है, पूर्व बाल्यावस्था का काल 6 से लेकर 9 तक होता है। ये ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है।
भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो सभी को पता होगा, ये भी प्रश्न हम कर चुके हैं। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह स्वनिम कहलाती है। अगला प्रश्न है, जब बच्चे की दादी उसे माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, तो बच्चे के रोने का जो कारण है वह कौन सा कहला जाएगा? तो जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, तो बच्चे का रोने का कारण सामाजिक कहला जाएगा। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो जो अवधारणाएं होती हैं उनका जो विकास है मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा कहला जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, लगभग हम आधे प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क 1 वर्ष की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं? तो ऐसा सिद्धांत व्यक्त करने वाले मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात करेंगे। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, किसको कहा है? तो ऐसा साथियों, जो ऐसी प्रक्रिया जो व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखे लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं सीखता है, तो वह क्या कहा जाएगा? वह कहलाएगा सामाजिक अधिगम। व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से सीखता है, हम किसके परिवार में रहते हैं, समाज रहते हैं, ठीक है, तो प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं सीखता है, तो वह किससे सीख सकता है? वह अधिगम हमारा सामाजिक अधिगम ही कहलाएगा। अगर यहाँ पे प्रत्यक्ष अनुभव होता तो क्या कहलाता? सभी लोग बताइए, कैसा अधिगम कहलाता? प्राथमिक विद्यालयों के बालक के किसके लिए बेहतर मानते हैं? तो प्राइमरी लेवल की बात करेंगे, प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं। तो प्राथमिक विद्यालयों के जो बालक हैं, प्राइमरी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो बेहतर माना जाता है वह होता है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए किसे बेहतर मानते हैं? ऐसे बालकों को जो स्वयं के द्वारा अनुभव प्राप्त करते हैं। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? सभी को पता होगा, जो मानव विकास है वंशानुक्रम एवं वातावरण के दोनों के योगदान का परिणाम होता है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की नोट्स आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग चैनल ज्वाइन कीजिए, मैं आप लोगों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। कौशल को सीखने में पहली अवस्था कौन होती है? तो कौशल को जो है सीखने में पहली अवस्था जो होती है वह अनुकरण करने की होती है। सभी को पता होगा, जब बच्चा जो जाता है सीखता है, जैसे अब आप लोग जैसे भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, आप लोग बच्चों को 1 2 3 4 5 का, खा, गा, घा या ABCD ये चीज़ें पढ़ाते हैं, तो बच्चा आपका ही अनुकरण करता है। आप लोग देखते होंगे, अगर कोई भी टीचर्स अगर कुछ अशब्द या सही उच्चारण नहीं कर रहे हैं तो बच्चे भी वही चीज़ें करने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे समझने लगते हैं। तो कौशल को सीखने की पहली अवस्था अनुकरण होती है, अर्थात जो आप करेंगे वही आपके विद्यार्थी बच्चे करेंगे। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? सभी को पता होगा, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान करना। आप अपने विचार आदान प्रदान करिए, बच्चे अपने जो होते हैं उनकी अपनी क्षमता के अनुसार अपने करेंगे। और मनोविज्ञान की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चल रहे हैं फॉर MP टेट, C टेट, UP टेट, रेट सभी एग्जामों के लिए है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान का टॉपिक सभी में पूछा जाता है। परिवार एक साधन है। परिवार एक किसका साधन है? औपचारिक शिक्षा का साधन होता है। परिवार एक फैमिली जो होता है किसका साधन है? अनौपचारिक का। ध्यान दीजिएगा, औपचारिक का नहीं होगा। परिवार एक साधन हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा का साधन हो जाएगा। और स्कूल कैसा होता है? औपचारिक शिक्षा का साधन होता है। तो दोनों में आप लोगों को समझ लेना है, अनौपचारिक और औपचारिक। अल्पवयस्क बच्चों की अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो अल्पवयस्क बच्चों की, अब अल्पवयस्क कैसे बच्चे कहला जाएंगे? सभी को पता होगा, या उत्तर बाल्यावस्था कह सकते हैं, तो या बाल्यावस्था भी कहा जा सकता है। तो अल्पवयस्कों की बच्चों की अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की जो भूमिका होनी चाहिए वह अग्र सक्रिय होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो किंडरगार्टन पद्धति का जब भी नाम आता है तो फ्रोबेल का नाम आ ही जाता है। शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है ये फ्रोबेल के द्वारा किया गया था, इसका जो प्रतिपादन है। आनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं जीन्स माने जाते हैं। आनुवंशिक के जो मूल संवाहक, देखिए आनुवंशिकता जीन्स इनका संबंध भी है, तो आप लोगों का यह रिमाइंड भी रहेगा कि आनुवंशिकता के मूल संवाहक जीन्स माने जाते हैं।
किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं किसी छात्र की बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, यानी बौद्धिक, शारीरिक, संवेगात्मक, ये तीनों जो विकास हैं उस विकास की प्रक्रिया का जो है आंतरिक कारक कहला जाएंगे, क्योंकि बौद्धिकता, शारीरिक, संवेगात्मक ये सभी आंतरिक कहला देंगे। तो आंतरिक कारक ये प्रक्रिया का कौन सा कारक हो जाएगा? ये विकास का आंतरिक कारक हो जाएगा। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? देखिए, पियाजे जी का कहना है कि बच्चा जो है तार्किकता का अभाव जो है लगभग 7 वर्ष तक बच्चों में पाया जाता है। अभाव यानी कि जानता भी नहीं है, ना ही वह समझता है। ठीक है, तो बालक में तार्किकता का अभाव जो है 7 वर्ष तक बालकों में पाया जाता है। अर्थात आप सभी लोग जानते हैं जीन पियाजे जी की 4 अवस्थाएं, संवेदी गामक अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक अवस्था। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात तार्किकता का अभाव पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तक पाया जाता है। तीसरी अवस्था है 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो बच्चा जो है तार्किकता में थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाती है, लेकिन तार्किकता में परिपक्वता की अगर बात करें तो वह होगा 11 से लेकर आगे तक की अवस्था, अर्थात अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पर बालक जो है पियाजे के अनुसार तार्किकता पर परिपक्व हो जाता है। लेकिन अगर शुरुआत की बात करें 7 से 11 अभाव पूर्व, अर्थात 7 वर्ष तक उसमें अभाव पाया जाता है। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो क्रो एवं क्रो के द्वारा दिया गया है। अर्थात किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन क्रो एवं क्रो के द्वारा दिया गया है। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या होता है? तो चिंतन जो है अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि होती है। चिंतन करना, मनन करना, ठीक है, तो चिंतन और मनन अनिवार्य रूप से क्या होता है? एक संज्ञानात्मक गतिविधि होती है। आप अपने बुद्धि स्तर के अनुसार उसको सोचते हैं, मनन करते हैं किसी चीज़ वस्तु को, ठीक है, किसी टॉपिक पर चिंतन करते हैं, वह कहला जाएगा संज्ञानात्मक गतिविधि। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, और कौन सी अवस्था कह सकते हैं? देखिए, अभी हमने ही बात किया तार्किक रूप से सोचना शुरू कर रहा है, तो जीन पियाजे जी की बात करें तीसरी अवस्था पर, क्योंकि 7 वर्ष तक तो बालक तार्किकता का अभाव पाया जाता है। ठीक है, तो जीन पियाजे जी की अवस्था जो है अर्थात संवेदी और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तक अभाव पाएगा। जो तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था, ऐसा स्तर जो है तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, वह कहलाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था की बात करेंगे, और परिपक्वता आती है 11 से लेकर आगे औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर। बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष जो महत्व होता है वह खेल का होता है। बच्चों में सामाजिक विकास का विशेष महत्व आपके खेल का होता है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? तो बुद्धि और सृजनात्मकता की बात करें, इन दोनों में जो बॉन्डिंग होती है, सह संबंध जो होता है, वह एक धनात्मक रूप में पाया जाता है। हिंदी मॉक टेस्ट के लिए MPTT RTT के लिए आप लोग ज्वाइन कीजिए, हिंदी की क्लास आपको मिल जाएगी मॉक टेस्ट के साथ, और आने वाली क्लासेज भी जल्दी हम हिंदी के मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं। बाकी सभी पेडागॉजी की आपके क्लासेज प्रैक्टिस सेट चल रही हैं, सभी लोग ज्वाइन कीजिए, फीडबैक कीजिए, क्योंकि आउट ऑफ 150 में से अगर 125 प्लस का स्कोर करना है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन श्योर एंड प्योर है, तो प्रत्येक क्लास का प्रत्येक प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक में कब से कब तक होती है? स्वकेंद्रित, स्वयं के केंद्र की अवस्था कहलाती 3 से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था की बात करेंगे। शुरुआत 3 वर्ष से होती है और 6 वर्ष तक की अवस्था तक रहती है। उत्तर बाल्यावस्था का समय कब तक होता है? सभी को पता होगा उत्तर बाल, देखिए बाल्यावस्था का जो समय होता है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि बाल्यावस्था का समय कब होता है। अगर प्रश्न आ गया कि बाल्यावस्था का समय 6 से 12 होता है, अगर प्रश्न आ जाए कि उत्तर बाल्यावस्था का समय कब होता है, तो 9 से 12 होता है। अगर प्रश्न आ जाए कि पूर्व बाल्यावस्था का समय कितना होता है, तो 6 से लेकर 9 तक होता है। ये तीनों आपको ध्यान देना है, और बाल्यावस्था का काल 6 से लेकर 12 अवस्था तक होता है। बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन क्या होता है? तो प्रकृति का अवलोकन करना। बालकों में जो है सौंदर्य अनुभूति विकसित करना है, तो उसका आधार साधन है प्रकृति का अवलोकन करना, बच्चों को भ्रमण पर ले जाना। अगला प्रश्न है, समान स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, ये कथन जो है किसके द्वारा दिया गया है? समान स्तर के बालक बालिकाओं के,
मतलब कक्षा में जो समान स्तर की होंगे, अलग अलग स्तर के हो सकते हैं, लेकिन स्तर पूछा गया है। यहाँ पे देखिए अवस्था नहीं पूछी गई है, समान अवस्था नहीं पूछा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। स्तर पूछा गया है। जैसे हम कहते हैं ना बच्चे ए ग्रेड के हैं, बी ग्रेड के हैं, ये कहलाते हैं स्तर। ये शिक्षा के स्तर की बात कर रहा है। तो समान स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर जो भिन्न होता है, ये कथन किसका है? हरलाख का कथन है। इन्होंने ताला लगा दिया है, ठीक है, बालक बालिकाओं के बौद्धिक स्तर पर इन्होंने ताला लगा दिया, अर्थात हरलाख महोदय की बात करेंगे। अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे माने जाते हैं या किसे माना जाता है? तो अमेरिका के मनोविज्ञान जनक जो कहलाते हैं वह कहलाते हैं विलियम जेम्स की बात करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई थी। और मनोविज्ञान की शाखा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में मानी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी का स्पष्ट स्वरूप बाद में थॉर्नडाइक, जड़, टर्मन, फ्रोबेल, हर्वन आदि जो है इनकी वजह से प्राप्त हुआ है। और प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को माना जाता है। और शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया? रूसो ने किया था। अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा होता है? अगर प्रश्न आ गया कि अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए उत्तेजना। और चाइल्ड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट आपके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ज्वाइन कीजिए। बाल विकास के महत्वपूर्ण 2500 प्रश्नों का हमारा क्लास चल रहा है, उसको जरूर ज्वाइन करिए। और आने वाले जल्दी हम प्रैक्टिस से शुरुआत करने जा रहे हैं। संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? तो सभी को पता होगा संवेग की प्रवृत्ति जो है मूल प्रवृत्तियों से होती है। छेद सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो कर्ट लेविन ने छेद का सिद्धांत दिया था। प्रत्येक शिक्षक बिंदु का कमेंट आना चाहिए, प्रत्येक मेरे भाई बहन को, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एक सपना है साकार करने का, एग्ज़ाम फतेह होने का। ये सभी आप लोगों को साकार जो एग्ज़ाम फतेह का रथ है, इस रथ पर सवार हो जाइए। इस रथ पर एक साथ जुटकर हल्ला बोल कर दीजिए, सिलेक्शन सर्वोपरि है साथियों। जी हाँ, गेस्टाल्टवादी क्या होता है? गेस्टाल्टवादी यह जर्मन के विद्वानों का एक समूह है जिसमें कोहलर, कोफा, वर्दीवर शामिल होते हैं। प्रश्न आ गया कि कोहलर, कोफा, वर्दीवर किस संप्रदाय के हैं? तो गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के हैं, ध्यान दीजिएगा। छेद सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो छेद सिद्धांत को साथियों अन्य नामों से भी जाना जाता है, यानी एक नाम नहीं है। छेद सिद्धांत को संज्ञानात्मक छेद सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, स्थान मनोविज्ञान के सिद्धांत से नाम से जाना जाता है, बाल दिशा मनोविज्ञान सिद्धांत से। अर्थात क्षेत्र, स्थान और दिशा ये तीनों चीज़ें एक हैं, ध्यान दीजिएगा। अस्थाई मानव दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। और टोटल मानव दांत 32 होते हैं। अस्थाई की संख्या 20 होती है। अधिगम अंतरण जो है कितने प्रकार का होता है? तो अधिगम अंतरण आपका 3 प्रकार का होता है। पहला होता है धनात्मक अंतरण, दूसरा होता है ऋणात्मक अंतरण, तीसरा होता है शून्य अंतरण। तो अधिगम अंतरण के 3 प्रकार होते हैं। गणित संबंधी विकार को क्या कहा जाता है? डिस्कैल्कुलिया कहा जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के बाद की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। हमने पढ़ा होगा जीन पियाजे जी की 4 अवस्थाएं। संवेदी गामक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त की अवस्था की बात करेंगे 7 से 11, और 11 के आगे 11 वर्ष के बाद औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे जी। कोमल शिल्प उपागम जो है किससे संबंधित होता है? कोमल शिल्प उपागम जो है मनोविज्ञान सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है। भूख और प्यास क्या होता है? तो भूख और प्यास जो एक अर्जित प्रेरक होते हैं। और बाल मनोविज्ञान का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का चैप्टर आप लोगों का चल रहा है। आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन होता है? सभी को पता होगा अंतर्मुखी। आत्म केंद्रित व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं? अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं या अंतर्मुखी होते हैं। अगला प्रश्न है किस मनोविज्ञान ने अधिगम का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो सभी को पता होगा हम ईपी पावलोव की बात करेंगे। अधिगम का अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने किया? ईपी पावलोव। अधिगमकर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार क्या होता है? परिपक्वता होती है। अधिगमकर्ता के लिए अधिगम का जो मुख्य आधार होता है वह होता है परिपक्वता। नवोदय विद्यालय का प्रारंभ क्यों किया गया? तो नवोदय विद्यालय का प्रारंभ जो है गरीब बच्चों के लिए किया गया था।
ये भी प्रश्न आया हुआ है कि नवोदय विद्यालय का प्रारंभ किस लिए किया गया है, तो गरीब बच्चों के लिए किया गया है। अवधारणाओं, देखिए जिनको पास ज्ञान है, पैसा नहीं है, लेकिन वो अपना टेस्ट देकर नवोदय विद्यालय में सारी चीज़ें वहाँ पर सुविधा मिलती है, रहने खाने पीने की सब गवर्नमेंट के द्वारा। तो नवोदय विद्यालय किस लिए आरंभ किया गया कि जिनके पास फीस देने की उतना नहीं है कि प्राइवेट में पढ़ा सकें, लेकिन उतना है बेहतर तरीके से पढ़ा सकें, तो नवोदय विद्यालय का प्रारंभ गरीब बच्चों के लिए किया गया। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होती है, तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होती है। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है, तो सार्थक अधिगम की जो प्रक्रिया है वह विकास की शैशवावस्था से प्रारंभ हो जाती है। अगला है 90 नंबर प्रश्न है, इसके बाद हम 10 प्रश्न करेंगे। टोटल 100 प्रश्न जल्द ही हमारे कंप्लीट होने जा रहे हैं। और बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद इस वीडियो पर बने रहने के लिए, टॉप 100 क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए, और इस वीडियो पर इस परिवार को आप लोगों का प्यार स्नेह देने के लिए। साथियों, विशिष्ट बालकों में कौन से बालक आते हैं, तो विशिष्ट बालक में आपके प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, पिछड़े बालक भी आते हैं, गूंगा बहरा अंधे बालक भी आते हैं, सृजनशील बालक भी आते हैं, संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक भी आते हैं। ये सारे आपकी कैटेगरी के विशिष्ट बालकों की कैटेगरी पर आ जाएंगे। देखिए काफ़ी सारे मन में ये प्रश्न भी होता है, जो विशिष्ट बालक वही होंगे जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, सृजनशील होते हैं, उनको विशिष्ट बालक बोला जाएगा। ऐसा नहीं है, विशिष्ट बालक कैटेगरी पर पिछड़े बालक भी आते हैं। ठीक है, जो गूंगे बहरे अंधे होते हैं, विकलांग होते हैं, वो भी आपके विशिष्ट बालक की कैटेगरी पर आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और संवेगात्मक दृष्टि से जो पिछड़े बालक होते हैं वो भी आपके जो हैं विशिष्ट कैटेगरी पर आ ही जाते हैं, अर्थात विशिष्ट बालकों की श्रेणी पर आ जाते हैं। 10 प्रश्न और हैं, इनको भी अच्छे तरीके से समझते हैं और इस क्लास को बाल मनोविज्ञान के टॉप 100 प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं, 10 से 15 नंबर को कंफर्म करते हैं। साथियों, सृजनशील बालक का उनका IQ जो लेवल होता है वह कितना होता है। देखिए साथियों, सृजनशील बालक की बात करें, उनका IQ लेवल 120 से अधिक होता है, ये ध्यान दीजिएगा। सृजनशील बालकों का IQ लेवल 120 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है, यह किसका कथन है। तो समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन जो है निहित होता है। जिसे किसकी बात कर रहे हैं, तार्किक चिंतन की बात कर रहे हैं, और तार्किक चिंतन की निहित की बात कर रहे हैं। तो समस्या समाधान का वह प्रतिमान होगा, यह जो कथन है स्टेनले का है। जी हाँ साथियों, समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है, यह कथन आपके स्टेनले का है। विकास किस अवस्था में शुरू होता है, तो सभी को पता होगा विकास जो है बच्चा प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चा पेट में होता है, पलता है, पोसता है, विकास वहीं से बच्चा का शुरू होता है। भैया विकास होता है तभी तो वह छोटे से बड़ा बनता है, पेट के अंदर ही सारी चीज़ें उसकी क्रियाएं हो जाती हैं। मतलब विकास की जो क्रिया होती है प्रसव पूर्व अवस्था से होती है। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है, आप सभी लोग जानते हैं किशोरावस्था। घनिष्ठ मित्रता की अवस्था 12 से लेकर 18 वर्ष तक पाई जाती है। वंचित बालक किसे कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। वंचित बालक वे बालक होते हैं जिन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं, लेकिन पढ़ने की क्षमता है, लेकिन अवसर उनको नहीं प्राप्त हो पाता है, लेकिन वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। बाल मनोविज्ञान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर MP टेट, सारे क्वेश्चन ज्वाइन कीजिएगा। पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो हमने आपको बता चुका है जीन पियाजे जी की चारों अवस्थाएं, 2 बार बता चुके हैं, एक बार और बताते दें। एक बार और बताया जा रहा है कि जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास में जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था पहली अवस्था कहलाती, संवेगात्मक की बात करेंगे, संवेदी गामक अवस्था की बात करेंगे। दूसरी अवस्था होती 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तृतीय अवस्था 7 से 11 वर्ष तक जो होती है वह होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी अवस्था होती है 11 वर्ष के आगे के औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या होता है। आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जब आप लोगों की नियुक्ति होगी तो आपको मान लीजिए कोई पूछ लिया जाए कि सर ये बताइए, मास्टर साहब ये बताइए कि मैडम ये बताइए
कि बच्चों में जो है नैतिकता का स्थापना करना है, तो उसके लिए सर्वोत्तम रास्ता क्या हो सकता है, मार्ग क्या हो सकता है? आपका जवाब होना चाहिए शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना। बच्चों में अगर नैतिकता का स्थापना करना है, सर्वोत्तम मार्ग जो है आपका जो है आदर्श रूप व्यवहार करना। एक शिक्षक शिक्षिका अध्यापक अध्यापिका के लिए आदर्श रूप में व्यवहार करना। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो है किस वर्ष में लागू किया? देखिए, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की बात करेंगे 2009 की बात करेंगे, आरटी एक्ट की बात करेंगे 2009 की बात करेंगे। कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रतिभाकारिता पर निर्भर करती है? शिक्षक को विषय की समझ। देखिए, अगर आप शिक्षक को यानी आपको अगर विषय की समझ है, यह महत्वपूर्ण प्रभाव जो है शिक्षण की प्रतिभाकारिता पर निर्भर करती है। तो शिक्षक को विषय की समझ की बात करेंगे। लास्ट यह प्रश्न है इस क्लास का, यदि बुलाए जाने पर छात्र जो है माता पिता अभिभावक आकर्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? मान लीजिए आप शिक्षक हैं, अभिभावक को बुलाते हैं, छात्र के माता पिता को बुलाते हैं, तो अभिभावक जो है आकर्षक से नहीं आते हैं, तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? जाकर उनसे मिलेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, जाकर क्या आपको उनसे मिलना चाहिए। तो ये रहे दोस्तों बाल मनोविज्ञान के बेहतरीन आपके चाइल्ड फिजिकोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चन यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप प्रत्येक प्रश्न को आप लोग अटेंड किए होंगे। आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। कोई भी डाउट हो क्लियर करें, कमेंट करें, फीडबैक करें। आपका कमेंट सर्वोपरि है, फीडबैक सर्वोपरि है। यह आपका परिवार, अपना फैमिली, आप सभी लोग ऑनर हैं इस परिवार के, और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए, फीडबैक कीजिए। मैं आपके साथ जायसवाल सर, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।